हेलो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल पर 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी और फुल कोर्स पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज। तो ओबिक हैंड रिटेन कलरफुल नोट के साथ पढ़ाया जाएगा। तो पहला जो चैप्टर है कि 11th का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे आज। तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बेसिक डिफिनेशन है, कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे आज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पदार्थ से। क्या पदार्थ किसको कहते हैं? पदार्थ देखिए, पदार्थ को बोलते हैं, पदार्थ को द्रव्य भी बोलते हैं, द्रव्य, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। तो मैटर यानी द्रव्य किसको कहते हैं? देखिए, द्रव्य कहते हैं हर वह वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, वही द्रव्य है। क्या कहा मैंने? कि हर वह वस्तु जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती हो और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, वह क्या है? द्रव्य है। जैसे मार्कर है, मार्कर भी कुछ स्थान घेरे, इसका कुछ द्रव्यमान होगा। बोर्ड है तो बोर्ड भी कुछ स्थान घेरे हुए है और ये भी, इसका भी कुछ द्रव्यमान है। हवा है जो टायर में भरी जाती है, जो गैस, उसी को देख ले। अगर हम लोग गैस को ट्यूब है तो ट्यूब को गैस भरने से पहले वज़न करें कितना वज़न है और गैस भरने के बाद वज़न करें, तो समझ में आ जाएगा कि इसका भी कुछ वज़न है और कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, गैस भी, हवा भी। तो हवा भी द्रव्य है, हर चीज़ द्रव्य है, यानी हर वह चीज़ जिसका कुछ ना कुछ, जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती हो और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, वो क्या है? द्रव्य है। ये क्या है? पदार्थ है। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया मैटर यानी पदार्थ, द्रव्य किसको कहते हैं। तो देखिए, पदार्थ का जो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण दो हिस्सों में किया गया, दो पार्ट में। पहला क्या है? भौतिक वर्गीकरण। दूसरा क्या है? रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण किया गया तो भौतिक वर्गीकरण को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला क्या? ठोस यानी सॉलिड। दूसरा द्रव यानी लिक्विड। तीसरा गैस। ओके, तो ये पहला हो गया ठोस और दूसरा हो गया द्रव और तीसरा हो गया गैस। और रासायनिक वर्गीकरण में आते हैं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिश्रण यानी मिक्सचर। तो फिर इस फर्दर इसको आगे यानी आगे इसको और भी डिवाइड किया गया है, तो उसको हम देखते हैं। तो शुद्ध पदार्थ को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। एक तो होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। और जो मिश्रण है, मिश्रण को भी फर्दर डिवाइड किया गया दो पार्ट में। इसको डिवाइड किया गया समांगी और विषमांगी, यानी मिश्रण दो प्रकार, समांगी और विषमांगी। और शुद्ध पदार्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, तत्व में और यौगिक में। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ से भौतिक वर्गीकरण की शुरुआत करते हैं। ठोस, द्रव, गैस। तो देखिए इसके बारे में क्या क्या कंसेप्ट है, क्या क्या तथ्य हैं, इसके बारे में क्या जानकारी इसको हम सकते हैं। जो ठोस है, तो ठोस जैसे कोई भी पदार्थ बना है तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो उन कणों के बीच में, हर एक कण के बीच में एक बल काम करता है, आकर्षण बल काम करता है, एक जिसको कहते हैं अंतराणविक आकर्षण बल। क्या कहते हैं? उस बल का क्या नाम है? अंतराणविक आकर्षण बल कहते हैं। तो देखिए, तो मान लीजिए कि हम सॉलिड की बात करें, ठोस की, तो ठोस में क्या होता है, जो ठोस के कण होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम करीब करीब होते हैं,
करीब करीब। क्यों करीब करीब होते हैं? क्योंकि इनमें जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब वहीं आते हैं द्रव में। तो द्रव में क्या होता है? अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस के कंपैरिजन में, ठोस की अपेक्षा, ठोस की तुलना में कम रहता है। तो इसके जो कण होते हैं द्रव के वो दूर दूर होते हैं ठोस की अपेक्षा। अगर वहीं अब गैस की बात करते हैं तो गैस में जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, इसीलिए कणों की दूरी ज़्यादा होती है। तो गैस का एक कण कहीं यहाँ है तो कहीं दूसरा यहाँ है, कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ है, तो ऐसे बहुत दूर दूर होते हैं। क्लियर? अब देखते हैं सेकंड पॉइंट इसके बारे में, ठोस द्रव और गैस के बारे में क्या है। जैसे ठोस है तो ठोस का जो आकार होता है, आकार, जैसे ये मार्कर है, मार्कर है तो ये ठोस है, इसका क्या है? आकार निश्चित है। इसका क्या है? ये ठोस है, आकार इसका क्या तब होगा? निश्चित होगा, आकार निश्चित। इससे पता क्या चला हमें? ठोस का जो आकार होता है निश्चित होता है। अब बात आती है लिक्विड यानी द्रव की। तो द्रव की जब बात हम करते हैं तो द्रव का जो आकार होता है, जैसे हमने एक गिलास में द्रव लिया तो उस गिलास का आकार ले लेगा द्रव यानी जल। जैसे उसको किसी प्याली में लेंगे या किसी और बर्तन में लेंगे, किसी प्लेट में लेंगे, किसी बॉटल में लेंगे तो वो उसका आकार ले लेगा। बॉटल का आकार ले लेगा, बॉटल में लेंगे, और प्याली में लेंगे तो प्याली का आकार ले लेगा जल। तो इसका मतलब इसका जो लिक्विड का आकार है वो क्या है? अनिश्चित है, अनिश्चित आकार। इसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है। अब गैस आता है, गैस की बात। तो गैस में तो और भी प्रॉब्लम है। गैस को जैसे अगर किसी बर्तन में है, बंद है बर्तन तो ठीक है, तो वहाँ उसी बर्तन में कुछ देर तक मतलब रहे। जैसे ही खोलते हैं उसको तो गैस का क्या है? आयतन, गैस का जो आकार हो कहाँ इधर उधर, एक गैस यहाँ, एक गैस वहाँ, इधर उधर सब गैस दौड़ने लगेंगी। तो गैस का जो आकार है वो तो पूरी तरह से कह सकते हैं बिना सोचे समझे क्या आकार गैस का क्या है? अनिश्चित। अनिश्चित आकार इसका भी होता है। सिर्फ ठोस का आकार निश्चित होता है। बात आती है आयतन की। तो आयतन, अब भाई आयतन की बात करते हैं तो आयतन में कहेंगे कि जैसे ये ठोस है तो ठोस का क्या है? आयतन ये निश्चित है, इसमें कोई फ़र्क नहीं हम कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड है यानी द्रव है, तो द्रव को जैसे ही हम डालेंगे, जैसे अगर कटोरे में है तो उसका कुछ आयतन होगा, तो जैसे ही हम लोग उस द्रव को डालेंगे गिलास में, कटोरे में डालेंगे, बॉटल में डालेंगे, तो उतना ही पानी जितना एक जैसे कटोरे में हम पानी लिए हैं तो आयतन घेरा है जितना, फिर उसको हम अगर किसी और बर्तन में लेते हैं तो उतना ही आयतन घेरेगा, सेम आयतन। यानी जो आयतन होता है, आयतन वो ठोस का आयतन, ठोस का क्या होता है? निश्चित, निश्चित होता है ठोस का। ये मार्कर है तो इसका आकार आयतन क्या है? निश्चित है, इसमें हम लोग कोई फेरबदल नहीं कर सकते। और द्रव है तो द्रव मैंने बताया कि अगर किसी कटोरे में लिए हैं जल को तो उसका कुछ आयतन होगा, जल का जो आयतन होगा, तो दूसरे बर्तन में लेंगे तो भी जल उतने ही आयतन घेरेगा, दूसरा आयतन नहीं कम ज़्यादा घेरने लगेगा। तो इसका भी क्या होता है? आयतन द्रव का क्या होता है? निश्चित होता है, निश्चित। और गैस का क्या होता है? आयतन, गैस का आयतन क्या होता है? इसका भाई साहब सब अनिश्चित ही होता है। ये क्या होता है? अनिश्चित। क्योंकि भाई जैसे ही दूसरे बर्तन खोलेंगे हम गैस को, दूसरे बर्तन में रखने चाहेंगे तब तक गैस इधर उधर उड़ने लगेगी।
तो इसलिए इसका आयतन अनिश्चित है। किसका? गैस का। अब देखिए, जैसे जो आकार, जैसे हमने बताया ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है। तो ठोस में जैसे लोहा हो गया, लोहा, सोना और चांदी और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी ठोस हैं वो क्या हो, तो उनका आकार क्या होता है? निश्चित। और जैसे लिक्विड में आ गया तो लिक्विड में जैसे जल हो गया तो जल का क्या होगा? आयतन निश्चित होगा। और गैस, तो गैस में जैसे हवा हो गई और कोई गैस ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई, कोई भी गैस, तो इसका क्या आयतन निश्चित होगा। गैस का तो आकार भी अनिश्चित होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है। लेकिन जो ठोस है तो ठोस का क्या होता है? आकार भी निश्चित, आयतन भी निश्चित होता है। लेकिन द्रव में आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। लेकिन गैस में दोनों के दोनों अनिश्चित होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम बात आते हैं रासायनिक वर्गीकरण में आते हैं। तो देखिए, रासायनिक वर्गीकरण को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंट, और दूसरा मिश्रण मिक्सचर। मिक्सचर को दो पार्ट में, समांगी और विषमांगी में डिवाइड किया गया, और शुद्ध पदार्थ को तत्व और यौगिक में। तो देखिए, तत्व किसको कहते हैं? तत्व कहते हैं, तत्व से पहले पता होना चाहिए था परमाणु किसको कहते हैं। तो परमाणु मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि परमाणु किसको कहते हैं। छोटी सी वीडियो है, उसमें मैंने बताया है कि तत्व किसको कहते हैं, यौगिक किसको कहते हैं, और परमाणु किसको कहते हैं, और अणु किसको कहते हैं। सब मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया है। तो आप लोग पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, तत्व किसको कहते हैं? तत्व कहते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व। ये मान लीजिए ये तत्व है, मैंने पूरा ये जो बना दिया है एक तत्व है, और ये जो लाइन मैंने खींची है तो मैंने मान लिया कि ये जो लाइन एक है ये सोडियम, क्या मान रहा हूँ, सोडियम। तो अगर एक लाइन ये जो दिखा रहा है एक कण, ये अगर एक सोडियम है तो ये जितने भी कण दिख रहे हैं सब के सब सोडियम होंगे, क्योंकि ये तत्व है। तत्व की डिफिनीशन इसीलिए यही है कि एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही यानी सोडियम एक है तो सब के सब सोडियम, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को तत्व कहते हैं। अब बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये दूसरा कोई तत्व ले लिया हमने, तो दूसरा तत्व ले लिया तो ये मान लीजिए क्या है, परमाणु है। अब अगर ये जिसका तत्व होगा उसी का ये सब परमाणु होंगे। तो अगर ये हमने मान लिया कि ये क्या है, ये मान लिया मैंने कैल्शियम, तो अगर ये कैल्शियम तत्व है तो ये जो एक एक दिख रहे हैं, एक एक लाइन दिख रही है, एक एक कण है, समझिए। और ये जो एक एक कण है इन्हीं को कहते हैं, एक एक कण को परमाणु कहते हैं। ये जो सिंगल है, सिंगल को ही बोलते हैं परमाणु। और ये जो सिंगल सिंगल एक एक करके बहुत सारे परमाणु मिलके बन गए हैं और बना है ये जो पदार्थ बहुत सारे परमाणु मिलकर, इसी को बोलते हैं तत्व। यानी सिंगल को बोलेंगे एक रहेगा तो इसको बोलेंगे परमाणु, लेकिन जब यही बहुत सारे मिल जाएंगे तो तत्व बन जाएगा। मेरे ख्याल से बात आपको ये समझ में आ गई होगी पूरी अच्छी तरह से। बात आती है यौगिक की। देखिए यौगिक किसको कहते हैं? यौगिक कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। क्या? जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक बनता है। तत्व का मतलब मैंने बता दिया, तत्व किसको कहते हैं। मैं मान ले रहा हूँ ये एक तत्व है और दूसरा एक कोई तत्व है, और मैं मान ले रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन तत्व है, तो इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, बहुत सारे। और मैं मान ले रहा हूँ ये क्या है,
ऑक्सीजन का तत्व है। किसका तत्व है? ऑक्सीजन का। और इसमें बहुत सारे तब हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। ये जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? H2O। तो जब H2O बनेगा तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन आएगा और यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो जल का एक अणु बन जाएगा। तो ऐसा नहीं कि एक ही जल का अणु बनेगा। फिर यहाँ से बहुत सारे हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन आएगा और एक यहाँ से ऑक्सीजन, फिर बन जाएगा। फिर यहाँ से 2 हाइड्रोजन आएंगे और यहाँ से एक ऑक्सीजन आएगा। तो ऐसे ही इसे बनते जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी बनेंगे वाटर तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से आएगा, तो हाइड्रोजन का जल का एक अणु बन के तैयार हो जाएगा। इसी को बोलते हैं यौगिक। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह ले लिया नाइट्रोजन तत्व, तब मान लिया यहाँ पे सबके साथ नाइट्रोजन है, तो ये मिलेंगे तो क्या बनेगा? NH3। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो आया, यहाँ से एक नाइट्रोजन आया और यहाँ से 3 हाइड्रोजन आया, एक निश्चित अनुपात। निश्चित है कि नहीं? यहाँ से सिर्फ एक जब नाइट्रोजन मिलेंगे और 3 हाइड्रोजन मिलेंगे तब जाके अमोनिया का एक अणु बनेगा। ये निश्चित है। ऐसा नहीं कि यहाँ से 2 नाइट्रोजन आ जाए और यहाँ से एक ही हाइड्रोजन आए तो अमोनिया बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे ही फिर यहाँ से एक नाइट्रोजन आएगा और यहाँ से 3 हाइड्रोजन, फिर अमोनिया बन जाएगा। तो ऐसे ही बनते जाएंगे। तो जो इस तरह से बनते हैं एक निश्चित अनुपात में जब 2 तत्व को मिलाते हैं, इसे कहते हैं यौगिक। मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने भी बताया था कि जब हाइड्रोजन तत्व और ऑक्सीजन तत्व मिलते हैं तो वाटर बनता है, लेकिन H2O2 भी बन तो सकता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड ये भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये बात है कि यहाँ से तब वहाँ पे वाटर में क्या था? यहाँ से 2 हाइड्रोजन आता था और एक यहाँ से ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? H2O2 है फार्मूला, तो यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ से आएगा 2 हाइड्रोजन और यहाँ से अब 2 ऑक्सीजन भी आ जाएगा, बस यही फ़र्क है। यानी अब यहाँ 2-2 के अनुपात में आएंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 ऑक्सीजन, बस यही बात है। लेकिन निश्चित अनुपात में 2-2 ही आएंगे, एक नहीं। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 3 हो जाए और यहाँ 3 हाइड्रोजन आ जाए और यहाँ से एक ही हाइड्रोजन आ जाए, ऐसा नहीं। यहाँ से 2 हाइड्रोजन जब आएंगे, यहाँ से 2 ऑक्सीजन आएंगे, तब जाके हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक अणु बन के तैयार होगा। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं। तो देखिए समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? मिश्रण को तो हम आसानी से समझ सकते हैं। मिश्रण किन्हीं 2 चीज़ों को मिला दें तो भाई मिश्रण तैयार हो जाएगा। जैसे जल मिला दे, चीनी मिला दे, जल मिला दे, मिट्टी मिला दे, जल मिला दे और उसमें बालू मिला दे, तो उसको हवा है, हवा मिश्रण का उदाहरण है। तो समांगी, लेकिन हम लोग समांगी और विषमांगी बात करें तो समांगी कहते हैं कि जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे इस बात को अच्छी तरह से। देखते हैं, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैंड रिटन कलरफुल नोट मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर देखें समांगी किसको कहते हैं? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कहते हैं जैसे मैंने जल लिया प्लस चीनी ले लिया, गर्मी में सब बहुत पीते हैं शरबत बना के, तो जब जल और चीनी मिलाएंगे तो क्या होगा? एक समांगी मिश्रण बनेगा। कौन सा मिश्रण बनेगा? समांगी। क्यों समांगी मैंने इसको बोल दिया? समांगी इसलिए बोल दिया कि जब जल में चीनी पूरी तरह से मिल जाएगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग अगर जग में से जब निकालें शरबत को, किसी एक जगह से निकालें तो कुछ और टेस्ट लगे, कम मीठा लगे, फिर कहीं किनारे से निकालें तो ज़्यादा मीठा लगे, ऐसा नहीं होगा। यानी सब जगह मिठास एक जैसी होगी। तो इसी कहते हैं कि पूरा जो मिश्रण मिला है, हमने जो जल और चीनी मिलाया है, तो मिश्रण जो बन के तैयार हुआ है, पूरे मिश्रण में पदार्थों का मतलब ये जल और चीनी का संगठन पूरे मिश्रण में एक समान होता है।
पूरे मिश्रण में पदार्थों का संगठन, तो इस पदार्थों का संगठन एक समान होता है। जो मैंने बताया कि मतलब अगर कहीं से भी शरबत एक जग में से कहीं निकाले, एकदम नीचे से निकाले तो भी उतना ही टेस्ट आएगा, बीच से निकाले, किनारे से निकाले तो भी वही टेस्ट आएगा। कहने का मतलब यही है। तो समांगी मिश्रण इसे कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि जल और बालू। जल और बालू, तो जल और बालू मिलाएंगे, जल मिलाएंगे, बालू मिलाएंगे, बालू नीचे बैठ जाएगा, जल वैसा ही रहेगा। तो ये पूरी तरह से बालू इसमें मिल नहीं पाता है, एक समान संगठन नहीं हो पाता पूरे। जो हमने जल और बालू को मिलाया है तो इसका जो मिश्रण तैयार होगा वो एक समान नहीं होगा। क्या होगा, बालू जैसे ही डालेंगे बालू नीचे जाके बैठ जाएगा, मिट्टी डालेंगे मिट्टी भी जाके नीचे बैठ जाएगी। तो इसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। और इसका समांगी मिश्रण का और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हवा है, तो हवा में सबका जैसे हवा में होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, प्लस नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, और फिर इसके बाद ऑक्सीजन और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये और भी बहुत सारे गैसें होती हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में होती है। तो ये तीनों गैसें रहती हैं ज़्यादा, तो इनको भी समांगी मिश्रण का उदाहरण दिया जाता है, यानी वायु को, हवा को। क्यों? क्योंकि इनका भी संगठन एक समान होगा। बात यही है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों की ये बातें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरह से। अगर हमारी वीडियो पूरी तरह से आपको समझ में आई हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।